डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 32। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 और 34। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 इट इज कम फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है या तो 34, ज़्यादातर ऐसा होता है कि दो में से एक क्वेश्चन आपका आएगा दैट इज रिलेटेड विद द थियरी, और दूसरा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कंसीडर किए हैं जो कैलकुलेटिव है वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखा है पास जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, बंद हो रहा है, उस टाइम पे कुछ अलग अलग सिचुएशन दी है, तो उससे रिलेटेड हमें जर्नल एंट्री लिखनी है। तो जर्नल एंट्री लिखते हैं तो पहले इसकी फॉर्मेट बना देते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, यहाँ पे आपको ऊपर अगर फॉर्म का नाम दिया है तो मेंशन करना है, नहीं दिया है तो आपको सिर्फ लिख देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी फॉर्म का नाम है वो, नहीं है तो डैश करके छोड़ देना है। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फॉर्म आर 10,000। तो फॉर्म डिसॉल्व हुआ है और उसका एक्सपेंस हुआ है 10,000। देखो ये चैप्टर में आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो जितने भी इनकम या एक्सपेंस है वो सारे आपको मेंशन कहाँ करने हैं, रियलाइजेशन में। उसी तरह आपके पास बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटी है वो भी इनिशियल लेवल पे आपको ट्रांसफर करनी होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस है तो इसको नॉमिनल का रूल लगेगा, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, तो यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट आपको दी है दैट इज 10,000। ओके, 2 अभी एक्सपेंस हुआ है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपका कैश या तो फिर बैंक अकाउंट, आप जो भी लिखना चाहो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके, नरेशन बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड। ओके, देखो एग्जाम में अगर आपको ऐसा बोला है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नरेशन तो ही आप नहीं लिखोगे, अदरवाइज जर्नल एंट्री है तो आपको याद रखना है कि नरेशन इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर, तो आपको कंपलसरी नरेशन लिखना है। ओके, फर्स्ट एंट्री पता चल। सेकंड एंट्री देखते हैं। बैड डेट्स ऑफ 12,000 वर रिटर्न ऑफ, आउट ऑफ व्हिच 8,000 इज रिसीव्ड। तो पहले कुछ बैड डेट्स हुई थी 12,000 की जो हमने रिटर्न ऑफ कर दी थी। अब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन उसमें से हमें 8,000 रुपए मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो ये इनकम है। ओके, यू आर रिसीविंग अ कैश, तो कैश अकाउंट या तो फिर आप बैंक अकाउंट जो भी लिखना चाहो, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा 8,000 से। और ये आपके लिए फायदा है, जो ऐसा पैसा था जो ऑलरेडी आप भूल चुके थे अब आपको वापस मिल रहा है, तो दैट इज बेनिफिट फॉर यू। तो ये आपको क्या कर देना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। नरेशन आप क्या लिखोगे, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न। ओके, थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 40,000 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे आपको गुडविल की बुक वैल्यू दे दी है दैट इज 40,000, बट यहाँ पे उसकी रियलाइजेशन अमाउंट नहीं बताई, मतलब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जब बिजनेस बंद हुआ तो उसमें से कितने आपको रिकवर हो रहे नहीं बोला है। तो ये सिचुएशन में आपको याद रखना है जितनी भी इनटेंजिबल एसेट्स है जैसे कि गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जितनी भी फ्रेंचाइजी, जितनी भी इनटेंजिबल एसेट्स है, अगर इसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, टेंजिबल एसेट्स में रूल ऐसा है कि अगर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी है तो जितना बुक वैल्यू है उतना रियलाइज होगा, बट इनटेंजिबल एसेट्स में आपको ध्यान में रखना है कि अगर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है तो उसका आपको कुछ भी रियलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे गुडविल की हमें बुक वैल्यू तो दे दी है कि 40,000 है, बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ये नहीं बताया कि इसका रियलाइजेशन अमाउंट कितना है, तो ये सिचुएशन में आपको इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, तो यहाँ पे नो एंट्री। ओके, तो ये तीनों ट्रांजैक्शन मिला के आपको कुल 2 एंट्रियां करनी है, थर्ड गुडविल वाली एंट्री नहीं होगी। ओके, पता चला। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं।
राइट जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो कुछ अलग अलग बैलेंस दी है हमें, इससे रिलेटेड हमें जर्नल एंट्री लिखनी है। फर्स्ट है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो पहले तो मीनिंग समझते हैं। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स अगर किसी को भी मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय को या तो वर्कर्स को इंजरी होती है तो उसके लिए कुछ फंड फॉर्म जनरेट कर दिया है, दैट इज कंसिडर एज अ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये जो फंड होता है इट्स अ पार्ट ऑफ योर रिजर्व, और रिजर्व जितनी भी है उसके ऊपर फाइनली जो हक होता है वो पार्टनर का होता है। तो ये अमाउंट आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। तो हमें पता है ये फंड है तो इसका बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। तो इसको हम डेबिट कर देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, फर्स्ट एंट्री पता चले। सेकंड देखते हैं। सेकंड है प्रोविडेंट फंड। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फंड, बट ये एक्चुअली फंड नहीं है, ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो ये पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को। तो जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटी है वो सारी हमें ट्रांसफर कहाँ करनी है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो फंड है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू, ये ट्रांसफर आपको कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, पता चला। देखो दोनों में वर्ड यूज हुआ है फंड, बट ये रिजर्व है और ये जो प्रोविडेंट फंड है वो क्या है? लायबिलिटी है। थर्ड देखते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ पे बोला है डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब ये क्या है? लॉस है। तो पीएनएल का अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, और लॉस है जैसे प्रॉफिट पार्टनर को मिलता है उसी तरह लॉस भी किसको बेयर करना पड़ेगा? पार्टनर को। ओके, तो ये ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, पता चला। ये कुछ सिंपल सी 3 एंट्रियां थी जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल रहे। इसी सेक्शन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। There are debtors of 1,20,000, तो debtors है 1,20,000 के एंड creditors of 60,000। तो debtors आपकी एसेट्स है, मतलब इसकी कौन से बैलेंस होगी? डेबिट। और क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, इट मींस इसकी कौन से बैलेंस होगी? क्रेडिट। तो पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटी है, यू हैव टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वन पार्टनर हैज टेकन द डेटर्स एट 20% लेस। तो डेटर्स जो भी रियलाइज हुए वो एक पार्टनर ने टेक ओवर किए हैं। कैसे किए हैं? तो 20% लेस अमाउंट से। देन बुक वैल्यू एंड एक्सेप्टेड टू पे क्रेडिटर्स, तो उसने बोला कि क्रेडिटर्स का पेमेंट मैं करूं। चलो देखते हैं। तो जो पहला काम आपको करना है वो क्या है? तो ये जो आपका डेटर्स है दैट इज डेबिट बैलेंस, क्योंकि आपकी एसेट्स है, तो उसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आपको बुक वैल्यू ही कंसीडर करनी है, दैट इज 1,20,000 टू डेटर्स अकाउंट। ओके, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग डेटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, फिर आपको क्रेडिटर्स दिए हैं, तो क्रेडिटर्स की आपकी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी आपको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसकी क्रेडिट बैलेंस है तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। नरेशन बीइंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, यहाँ तक पता चला। तो जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी है आपको पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी। अब आगे बढ़ते हैं। वन पार्टनर हैज टेकन अ डेटर्स एट 20% लेस। तो एक पार्टनर्स है उसने डेटर्स टेक ओवर किया। डेटर्स आपके हैं कितने?
तो डेटर्स हमारे हैं 1,20,000, बट इसने -20%, तो अगर आप 20% माइनस करोगे तो अमाउंट आएगी 96,000। तो डेटर्स से जो भी अमाउंट रियलाइज हुई है वो किसने टेक ओवर की है, पार्टनर ने। तो पार्टनर यहाँ पे रिसीवर होगा, तो उसका अकाउंट आपको क्या कर देना है, डेबिट। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 96,000। नरेशन आप लिखोगे being amount realized from the debtors taken by partner, ओके। और इसी में आगे बोला है and except to pay the creditors, उसने बोला है कि जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट कितना करना था, 60,000, तो उसने बोला कि मैं पेमेंट कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे वो गिवर होगा पार्टनर, तो उसका अकाउंट यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रेडिट। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000 to partners capital account 60,000. Narration being amount paid to creditors. ओके, पता चला। तो यहाँ पे ये कुछ डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड एंट्रीज थी, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपको जो भी एसेट्स या लायबिलिटी है वो ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में, और उसके बाद जो भी अमाउंट रियलाइज हुई है वो आपको लिख देनी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। एक और इम्पोर्टेंट इक्वेशन डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर का। At the time of dissolution of partnership firm, following assets are appear in the books. तो कुछ एसेट्स की बैलेंस दी है हमें, बिल्डिंग 1 लाख, फर्नीचर 20,000, गुडविल 10,000 एंड मशीनरी 15,000। तो ये एसेट्स की बैलेंस दी है। जो अमाउंट रियलाइज हुई उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले बोला है रियलाइज 1,10,000 फ्रॉम द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में से आपको कितना रियलाइज हो रहा है, 1,10,000। 25,000 फ्रॉम फर्नीचर, फर्नीचर जो आपका 20,000 है उसका रियलाइज कितना हो रहा है, 25,000। एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू, तो मशीनरी में आपको कितना रियलाइज हुआ है नहीं बोला है, बट ये बोल दिया है कि आपको जितनी बुक वैल्यू उतना ही रियलाइज होगा। इट मींस आपको मशीन का कितना मिलेगा, 15,000। देखो यहाँ पे एक और एसेट्स है गुडविल, तो इसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो हमें पता है कि गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है, और इनटेंजिबल एसेट्स की अगर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो चलो पहला काम करते हैं, जितनी भी एसेट्स है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट्स है, एसेट्स की डेबिट बैलेंस होती है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले देखिए तो बिल्डिंग दिया है हमें, टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख, टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर 20,000, टू गुडविल अकाउंट। देखो गुडविल का बैलेंस आपको ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में, ओके। टू मशीनरी अकाउंट 15,000, ओके। इसका अगर टोटल करोगे तो 120, 130 एंड 15, 1,45,000। नरेशन क्या लिखेंगे, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो अमाउंट इसकी रियलाइज हो रही है उसकी एंट्री कर दें। जब भी आपको पैसे मिलेंगे तो आपको कैश या तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट कर देना है, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। रियलाइजेशन अमाउंट की बात करें तो बिल्डिंग का हमें मिल रहा है 1,10,000, फर्नीचर का हमें मिल रहा है 25, 110 प्लस 25 135, और मशीन के लिए हमें बोला है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इसकी कितनी है,
15,000, तो 135 प्लस 15 दैट इज 1,50,000। देखो गुडविल की रियलाइजेबल अमाउंट नहीं है तो आप कंसिडर नहीं करोगे, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000। नरेशन क्या लिखोगे, बी अमाउंट रियलाइज ऑफ एसेट्स। तो ये चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार वापस से आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।